हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 15 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। और ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस क्लास में उत्तराखंड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो एंड तक इस क्लास को फॉलो जरूर कीजिएगा आप सभी लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए आज के इस मॉक सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स PDF यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, नंदनी गीति कविता के रचयिता कौन है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंदनी गीति कविता के रचयिता हैं चंद्र कुंवर बरत्वाल। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, चंद्र कुंवर बरत्वाल जो है ये हिंदी के कवि थे। हिंदी के ये कवि थे चंद्र कुंवर बरत्वाल, और इन्होंने मात्र 28 साल की उम्र में ही हिंदी साहित्य को अनमोल कविताओं का समृद्ध खजाना दे दिया था। और देखिए, समीक्षक चंद्र कुंवर बरत्वाल को हिंदी कविता का कालिदास मानते हैं। समीक्षक जो थे ये चंद्र कुंवर बरत्वाल को क्या मानते थे? हिंदी का कालिदास मानते थे, और उनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम झलकता है, इसलिए उन्हें प्रकृति का चितेरा कवि भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन्हें हिमवंत पुत्र भी कहा जाता है। जो आपके चंद्र कुंवर बरत्वाल हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको हिमवंत पुत्र भी कहा जाता है। चंद्र कुंवर बरत्वाल के जन्म की अगर हम बात करें तो कहाँ पर इनका जन्म हुआ? चमोली जिले में। चमोली जिले के मालकोटी पट्टी तल्ला नागपुर में 20 अगस्त 1919 को इनका जन्म हुआ था, और वर्ष 1947 में इनका आकस्मिक देहांत हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड के किस जिले में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत प्राप्त हुए हैं? देखिए, उत्तराखंड का ये कौन सा जिला है? ये है आपका टिहरी गढ़वाल। उत्तराखंड का जो टिहरी गढ़वाल जिला है, यहाँ पर यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राज्य में टिहरी जनपद में यूरेनियम उत्पादकता के संकेत मिले, और इसके अलावा टिहरी क्षेत्र में संगमरमर, ध्यान दीजिएगा, टिहरी क्षेत्र में संगमरमर, चूना पत्थर, इसके अलावा डोलोमाइट्स, तो संगमरमर, चूना पत्थर, डोलोमाइट्स प्रमुख एवं भागीरथी घाटी में तांबा, ध्यान दीजिएगा, टिहरी के भागीरथी घाटी में तांबा उत्पादक क्षेत्र है, ये ध्यान रखेंगे। तो राज्य में टिहरी जनपद में यूरेनियम उत्पादकता के संकेत मिले हैं। इसके अलावा टिहरी क्षेत्र में संगमरमर, चूना पत्थर, डोलोमाइट्स प्रमुख एवं भागीरथी घाटी में तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से कहाँ बदला गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय है ये श्रीनगर से कहाँ बदला गया था? पौड़ी बदला गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, पौड़ी जनपद की अगर हम बात करें तो पौड़ी जनपद का गठन 1840 ईस्वी में हुआ था, और 1840 में ही ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी थी वो श्रीनगर से कहाँ पर? श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, कब की गई और कहाँ की गई, ये दोनों क्वेश्चन आपको बाय हार्ट याद रहने चाहिए। तो रिलेट करके भी आयोग आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पौड़ी जनपद का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1840 में इसका गठन हुआ था, और 1840 में ही ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से
पौड़ी स्थानांतरित की गई। और देखिए 1969 में 1969 ईस्वी को गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर बनाया गया, पौड़ी जनपद में बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। 1969 में गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो पौड़ी में बनाया गया था। और वर्ष 1992 की बात करें हम, तो वर्ष 1992 में पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया था। और पौड़ी जिले के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 5,329 वर्ग किलोमीटर पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्रफल है। और पौड़ी जो है ये किस पहाड़ी पर स्थित है, कंडोलिया पहाड़ी पर ये स्थित है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, बताइए पौड़ी गढ़वाल किस पहाड़ी पर स्थित है, तो कंडोलिया पहाड़ी पर आपका पौड़ी गढ़वाल स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। और पौड़ी जिले का मध्यवर्ती भाग शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पौड़ी की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। और पौड़ी से सबसे अधिक 7 जनपदों की सीमाएं स्पर्श करती है, ये ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक पौड़ी जो जनपद है, पौड़ी जिले की जो सीमाएं हैं वो अन्य जनपदों से लगती है। कितने जनपदों से, 7 जनपदों से इसकी सीमाएं स्पर्श करती है। और पौड़ी जिले की 83.6%, 83.6% जो आबादी है वो क्या है, वो ग्रामीण है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित किस राज्य की ऑर्गेनिक चाय विश्व प्रसिद्ध है। तो देखिए ऑर्गेनिक चाय की अगर हम बात करें तो कहाँ की, सिक्किम राज्य की ऑर्गेनिक चाय विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नंदा राज्यात यात्रा में श्रद्धालु कितने किलोमीटर की यात्रा करके हेमकुंड में मां नंदा को विदाई देते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 280 किलोमीटर। नंदा राज्यात यात्रा में श्रद्धालु 280 किलोमीटर की यात्रा करके हेमकुंड में मां नंदा को क्या करते हैं, विदाई देते हैं। देखिए नंदा राज्यात यात्रा जो है ये आपके गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। और यह विश्व की अनोखी पद यात्रा है जो कि कितने वर्षों में, 12 वर्षों में एक बार आयोजित होती है। एक बार यह यात्रा होती है 12 वर्षों में। और 20वीं सदी की, आपसे पूछ लिया जाए कि 20वीं सदी की प्रथम नंदा राज्यात यात्रा कब हुई थी, तो आपको ध्यान में रखना है वर्ष 1905 ईस्वी में 20वीं सदी की प्रथम नंदा राज्यात यात्रा हुई थी। और नंदा राज्यात यात्रा चमोली के कासबा गांव के पास नौटी नामक स्थान में नंदा देवी का मंदिर है। तो नंदा देवी मंदिर से यह यात्रा कहाँ तक, होमकुंड तक जाती है। और यह यात्रा 280 किलोमीटर की पद यात्रा है जो कि कितने दिनों में पूरी होती है, ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो कितने दिनों में, 19 से लेकर 20 दिनों में यह यात्रा पूरी होती है। और यह यात्रा जो है ये चांदपुर गढ़ के राजकोरों द्वारा संपन्न कराई जाती है। नंदा देवी राज्यात यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड की वृहद स्तरीय कागज एवं लुगदी उद्योग की इकाई कार्यरत है, कहाँ पर कार्यरत है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल कुआं। उत्तराखंड की वृहद स्तरीय कागज एवं लुगदी उद्योग की इकाई लाल कुआं में कार्यरत है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए लाल कुआं जो है ये आपके किस जिले में, नैनीताल जिले में स्थित है। और लाल कुआं बिड़ला समूह की एक बड़ी पेपर मिल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए कुछ दिनों से थोड़ा सा मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए आपकी क्लास प्रॉपर नहीं आ पा रही थी। तो आज से आपके प्रॉपर क्लासेस चलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग स्टडी विद एम से जुड़ जाएं अपने आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। और साथ ही साथ इस क्लास को आप शेयर जरूर कीजिएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप कोई अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम भी दे रहे हैं ना तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो एंड तक जरूर फॉलो करें इस क्लास को और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगला देखिएगा, ब्रिटिश काल में टिहरी रियासत में नया जंगलात बंदोबस्त
कब लागू किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ब्रिटिश काल में टिहरी रियासत में नया जंगलात जो बंदोबस्त है ये लागू किया गया था वर्ष 1919 में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्च श्रेणी का कौन सा खनिज उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है? देखिए उच्च श्रेणी का कौन सा ऐसा खनिज है जो उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंगनीज। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड में पंचक्की के लिए पहला कानून कब बना था? देखिए ये क्वेश्चन आप बाय हार्ट याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, रिपीटेड ये क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड में पंचक्की के लिए जो पहला कानून बना था वो कब बना था? वो बना था 1842 में, सन 1842 में बना था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रथम खनन नीति घोषित की गई। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रथम जो खनन नीति है ये वर्ष 2001 में घोषित की गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आप सभी को सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर लेना है आपको। अगला देखिएगा, उत्तराखंड में कार्यरत लघु एवं कुटीर उद्योगों में सम्मिलित नहीं है। देखिए लघु एवं कुटीर उद्योगों में कौन सा उद्योग सम्मिलित नहीं है? ये है आपका रेशमी वस्त्र उद्योग। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोरखवाणी पुस्तक के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग आंसर कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सुदर्शन सा। गोरखवाणी पुस्तक के रचयिता थे सुदर्शन सा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, मृणाल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए मृणाल पांडे जो थी इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टिहरी बांध का निर्माण जो कार्य है वो कब प्रारंभ हुआ था? देखिए टिहरी बांध का निर्माण प्रारंभ किया गया था वर्ष 1978 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आयोग के द्वारा तो ध्यान रखिएगा 12 जुलाई 1988 में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। और फरवरी 1989 में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने टिहरी जल परियोजना का कार्यभार संभाला था। देखिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भागीरथीपुरम की स्थापना 2011 में हुई थी। और टिहरी बांध बनाने की जो स्वीकृति है वो योजना आयोग के द्वारा कब दी गई? देखिए टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति योजना आयोग के द्वारा वर्ष 1972 में दी गई थी। और यह भागीरथी और भलंगना नदी के संगम पर बना है। ये ध्यान रखेंगे, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भागीरथी और भलंगना नदियों के संगम पर यह बांध बना हुआ है। और टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा व दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। और टिहरी बांध का जो कार्य है ये 1978 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने प्रारंभ किया था। और इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 2400 मेगावाट, यानी कि 2400 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। जो प्रारंभ में 600 मेगावाट की परियोजना थी। जब इसको बनाया गया था शुरुआत में यह परियोजना मात्र 600 मेगावाट की परियोजना थी। लेकिन अब इससे कितना विद्युत उत्पादन होता है? 2400। क्षमता कितनी है इसकी? 2400 मेगावाट इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टिहरी, चलिए ये तो हो गया आपका। अगला है, हरिद्वार में अंतिम महाकुंभ कब हुआ था? देखिए हरिद्वार में अंतिम महाकुंभ आपके ऑप्शन के हिसाब से तो कब हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से वर्ष 2010 में हुआ था। और इस बार हुआ था देखिए वर्ष 2021 में अंतिम बार हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे, अंतिम बार आपके वर्ष 2021 में हुआ था महाकुंभ। अगला क्वेश्चन देखें। अगला
क्वेश्चन है आपका, सुंदरी देवी शक्तिपीठ कहाँ पर है? देखिए सुंदरी देवी शक्तिपीठ जो है ये आपके कहाँ पर है? ब्रह्मपुरी में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मायके की स्मृति में डूबी हुई नायिकाओं का हृदय विदारक गतिमय नृत्य कौन सा है? तो देखिए मायके की स्मृति में डूबी हुई नायिकाओं का हृदय विदारक गतिमय जो नृत्य है ये है आपका खुदेड़ नृत्य। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक्स दवाइयां बनाने का कारखाना उत्तराखंड में कहाँ पर है? तो देखिए रूस के सहयोग से ये स्थापित किया गया था एंटीबायोटिक्स दवाइयां बनाने का कारखाना, जो कि उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश में। दवाइयां बनाने का एंटीबायोटिक्स कारखाना ये ऋषिकेश में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस एंटीबायोटिक्स दवाइयां बनाने वाले कारखाने का नाम क्या है? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, ये ध्यान रखेंगे, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड है इसका नाम। और इसके अलावा इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वीरभद्र ऋषिकेश में 1967 से है। और ऋषिकेश देहरादून का एक उपनगर है। ऋषिकेश जो है ये किन नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा और व चंद्रभागा, गंगा व चंद्रभागा नदी के संगम पर यह स्थित है। और केदार खंड में ऋषिकेश को कुब्जा मृग कहा गया है। ऋषिकेश को संत नगरी व विश्व योग की राजधानी भी कहा जाता है। और केंद्र सरकार ने ऋषिकेश और इसके अलावा ऋषिकेश और हरिद्वार को भारत के पहले जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों का खिताब दिया है। और ऋषिकेश एकमात्र स्थान है जहां चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के मंदिर हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि एकमात्र उत्तराखंड राज्य का एकमात्र कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के मंदिर हैं? तो आपका राइट क्या आंसर होगा? ऋषिकेश। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस जनजाति के सूरगैन त्योहार में त्योहार में 3 दिनों तक देवता के समक्ष भेड़ बकरियों की पूजा की जाती है तथा उसके बाद सम्मिलित रूप से उनकी ऊन उतारी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जाड़ जनजाति। जाड़ जनजाति के किस त्योहार में? सूरगैन नामक त्योहार में 3 दिनों तक देवता के समक्ष भेड़ बकरियों की पूजा की जाती है तथा उसके बाद सम्मिलित रूप से उनकी ऊन उतारी जाती है। देखिए उत्तरकाशी में रहने वाले जो जाड़ लोग होते हैं ये अपने आप को क्या मानते हैं? जनक का वंशज मानते हैं, अपने आप को जनक का ये वंशज मानते हैं। और जाड़ लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। और जाड़ों की बोलचाल भाषा की अगर हम बात करें तो कौन सी इनकी भाषा है? रोम्बा नामक इनकी भाषा है, बोलचाल भाषा, जो तिब्बती भाषा से मिलती जुलती है। देखिए लौसर व सूरगैन जाड़ लोगों का प्रमुख त्योहार है, ये ध्यान रखेंगे। एक तो हो गया आपका कौन सा? लौसर। आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से प्रसिद्ध इनके त्योहार हैं, तो ध्यान में रखना है आपको। एक तो लौसर है, दूसरा है आपका सूरगैन। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, लौसर और सूरगैन ये जाड़ जनजाति के प्रमुख त्योहार है। और लौसर नामक जो त्योहार है ये ध्यान रखेंगे, लौसर जो इन लोगों का त्योहार है ये कब मनाया जाता है? बसंत पंचमी को यह त्योहार मनाया जाता है। और जाड़ लोगों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जाड़ लोगों द्वारा जो पहना जाने वाला वस्त्र है इसको क्या कहा जाता है? चोगा या फिर इसको वपकन कहा जाता है। चोगा या फिर इसको वपकन इसको कहा जाता है। और जाड़ जनजाति का जो समाज है वो कितने वर्गों में विभक्त है? 3 वर्गों में इस जनजाति का समाज विभक्त है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देहरादून स्थित मंदारम क्षेत्र किस
खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए देहरादून में स्थित है मंदारम क्षेत्र, जो कि किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देहरादून में कालसी के पास स्थित है मंदारम क्षेत्र। ये ध्यान रखेंगे कहाँ पर? कालसी तो आपने नाम सुना होगा, जो कि देहरादून में लोकेटेड है। तो कालसी के पास मंदारम एवं बाराकोट क्षेत्र उत्तम किस्म की चूना पत्थर भंडार यहाँ पर मिलते हैं। तो उत्तम किस्म के चूना पत्थर के लिए ये स्थान प्रसिद्ध है, मंदारम क्षेत्र और बाराकोट क्षेत्र, जो कि कालसी के पास स्थित है। और देखिए मसूरी में, देहरादून जनपद के मसूरी में क्रीम रंग के सख्त चूना पत्थर के भंडार है। और संगमरमर मुख्य रूप से कहाँ पर मिलता है? देहरादून में ही मिलता है। और मसूरी के पास एक गांव है जिसका नाम क्या है? महागांव। मसूरी के पास महागांव और कियारकुली। तो मसूरी के पास महागांव व कियारकुली जो है ये खड़िया के मुख्य स्रोत हैं। देखिए इन गांवों को यहाँ पर लिख के भी मैं आपको बता दे रही हूँ, इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन है, ये पॉइंट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयोग कहीं से भी उठा के आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जो आयोग का पैटर्न है वो डीप क्वेश्चन करने का है। डीप क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, तो आपको हर पॉइंट ध्यान में रख के चलना है। तो मसूरी के पास महागांव है, इसके अलावा है कियारकुली। तो यहाँ पर खड़िया का मुख्य क्षेत्र है, ये खड़िया के मुख्य क्षेत्र है महागांव और कियारकुली। और देहरादून में जो आपका बेराइट्स धातु है, इसके भंडार भी पाए जाते हैं। और देहरादून के छपीला गांव में क्या पाया जाता है? जिप्सम पाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे। देहरादून का एक गांव है जिसका नाम क्या है? छपीला गांव, जो कि जिप्सम के लिए फेमस है। जिप्सम यहाँ पर पाया जाता है। और देहरादून जो है ये टोंस नदी के कुमा बुरौला क्षेत्र में सीसा पाया जाता है। देहरादून के टोंस नदी के कुमा बुरौला क्षेत्र में क्या पाया जाता है? सीसा पाया जाता है। इसके अलावा गंधक जो है, गंधक की अगर हम बात करें, गंधक की, तो सहस्त्रधारा प्रपात के जल में क्या पाया जाता है? गंधक पाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए गाइस, आज के इस क्लास में इतना ही। आई होप आप सभी को आज की ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को आज की ये क्लास पसंद आती है तो इस क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और शाम को भी आपको क्लास मिलेगी, तो रात की क्लास के लिए भी आप सभी लोग तैयार रहिएगा। आज से आपकी कंटिन्यूसली क्लासेस चलेंगी, तो आप सभी लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं अपने आगामी एग्ज़ाम के लिए। मेहनत पे आप सभी लोग जुट जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।